ओल्ड सिलेबस में सीएस प्रोफेशनल का ग्रुप 3 ना क्लियर होने का एक सबसे बड़ा रीज़न बहुत बच्चों का ये था कि उनके ओपन बुक सब्जेक्ट्स ही क्लियर नहीं हो पाते। तो ऐसी क्या मिस्टेक्स है जो हम ओपन बुक की पढ़ाई करते वक्त या एग्ज़ाम देते वक्त करते हैं जिसकी वजह से वो एग्ज़ाम ओपन बुक होके भी क्लियर नहीं हो पाती, वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। वो सारी क्या स्ट्रैटेजीज है जो मैंने ओपन बुक सब्जेक्ट्स में अपनाई जिसकी वजह से मैं पास हो पाई, अच्छे मार्क्स ला पाई, वो हम आज देखेंगे। तो भले ही आप सीएस प्रोफेशनल के ओल्ड सिलेबस से हो, न्यू सिलेबस से हो, या आप सीएस नहीं किसी और एग्ज़ाम के लिए ओपन बुक एग्ज़ाम की पढ़ाई करने वाले हो, ये आप सबके लिए हेल्पफुल है। तो ओपन बुक सब्जेक्ट्स की पढ़ाई कैसे करते हैं? फर्स्ट पॉइंट उसमें यह है कि आपको सबसे पहली बात पूरी मॉड्यूल थॉरली प्रिपेयर करके जानी है। पता है सबसे बड़ी गलती कहाँ पे हो जाती है? हम सोचते हैं कि यार 9 नहीं 7 ही सब्जेक्ट है, 2-2 ओपन बुक है। न्यू सिलेबस में 7 नहीं 5 ही सब्जेक्ट है, 2-2 ओपन बुक है। ये जो ओपन बुक सब्जेक्ट्स है उनको हम इतना लाइटली ले लेते हैं, हम सोचते हैं आखिर के 1 महीने में देख लेंगे, एक बार बस गो थ्रू कर देंगे इंडेक्स वगैरह, फिर क्या बुक खोल के तो लिखना है। यार आपको क्या इंस्टीट्यूट इतना पागल लगता है? नहीं मतलब सीरियसली ऐसे थोड़ी होता है कि आप एकदम एंड में बुक खोल लोगे और चले जाओगे, हो जाएगा ओपन बुक है। ऐसे नहीं होता है। काफ़ी कंट्रीज़ में तो पूरे एग्ज़ाम्स ही ओपन बुक होते हैं। तो वो ये नहीं देख रहे कि आपको बुक खुल के लिखते आता नहीं। वो हमारा एप्लीकेशन बेस्ड माइंड चेक कर रहे हैं, हमारा पेशेंस लेवल चेक कर रहे हैं, हम किस तरह से स्ट्रेस लेवल को मैनेज कर सकते हैं ये चेक कर रहे हैं। इसलिए आप मोस्टली इतने डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते, केस लॉ पर घुमा के पूछेंगे या कई बार तो बुक से होता ही नहीं है, कहीं और से होता है। तो ये सारी चीज़ें हमारी चेक होती है। तो सबसे पहली बात तो पूरी मॉड्यूल थॉरली प्रिपेयर करके जानी है, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ये सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बाकी इसमें हमें कई जगह पे समझना होता है, कई जगह पे लर्न करना होता है, इसमें लर्निंग वाला पार्ट नहीं है, पर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पूरी होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट, आप जितनी हो सके उतनी शॉर्ट नोट्स बना के रखो, आपको ऑन टाइम वो एग्ज़ाम हॉल में भी और रिविजन में भी बहुत काम आएगी। तो अब अब जैसे बहुत सारे सेक्शन हो गए थे तो आप उसकी एक साथ लिस्ट बना के रख सकते हैं। बुक में बहुत सारे केस लॉज होते हैं, तो वो सब के आप एक साथ पूरे नोट्स शॉर्ट नोट्स बना के रखो। तो अगर किसी भी केस लॉ पे क्वेश्चन आया तो हम डायरेक्टली हमारे वो नोट्स में से अच्छा ये वाला है, उसका पेज नंबर वहाँ पे लिख के रख दिया, डायरेक्टली वहाँ पे जाके देखेंगे। और काफ़ी बार ऐसे होता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आता है पर वो जिस प्रोविजन से आता है ना वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो हम उधर पूरा बुक में से देख के लिखते गए तो हमारा कितना टाइम उसी में चला जाता है। तो अगर जो ऐसे बड़े-बड़े टॉपिक्स हैं, बड़े-बड़े सेक्शन नंबर्स हैं, जिसमें बहुत सारे प्रोविजंस हैं, उसके अगर हमने कुछ शॉर्ट नोट्स बना के रखे हो, तो हम वहाँ से देख के बहुत जल्दी लिख पाएँगे। इससे आपका पेपर कंप्लीट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। टाइम सेव होगा इस चीज़। अब एक बार पूरी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तो हो गई है, अच्छे से पढ़ाई हो गई है, अब डायरेक्टली एग्ज़ाम के टाइम खोले नहीं, आपको बार-बार रिविजन्स करनी है। देखो इसकी रिविज़न बाकी सब्जेक्ट की रिविज़न से काफ़ी अलग होती है। बाकी में मैं आपको कहती हूँ कि आप एक्टिव रिकॉलिंग करिए, आप आँख बंद करके देखिए कि आपको याद आ रहा है, नहीं आ रहा है। इसका वैसे नहीं, बस एक बार गो थ्रू करना है फटाफट इन सब्जेक्ट्स के रिविजन्स को। बाकी सब्जेक्ट्स के कंपैरेटिवली बहुत कम टाइम लगता है रिविजन्स के लिए, पर वो करना उतना ही ज़रूरी है। क्योंकि आप जितनी बार उसी बुक से रिवाइज़ करोगे, उतना आपके दिमाग में छपेगा कि ये वाला टॉपिक यहाँ पर था। तो एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन आएगा, आपको पूरा इंडेक्स खोजते बैठने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको पता है हाँ, ये मैंने पढ़ा है। तो आधे क्वेश्चंस तो आप डायरेक्टली आधे मिनट के बीच में बुक खोल के ढूँढ लोगे, एंड दैट इज़ व्हाट वी वांट। क्योंकि ओपन बुक के पेपर्स बहुत लेंथी होते हैं, तो हमें मोस्टली ऐसा होता है कि हमें टाइम कंस्ट्रेंट आता है। तो उसके लिए हम अगर पहली बार-बार रिविजन्स करके रखें, हमें पता हो कि कौन-सा टॉपिक कहाँ पर है, तो एग्ज़ाम हॉल में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपको सेक्शन नंबर्स, केस लॉज़ और अगर किसी सब्जेक्ट में पेनल्टी होगी तो उनको ये सबको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना पड़ता है। अब जैसे हम नॉर्मली बोलते हैं कि उतने भी ज़्यादा सेक्शन नंबर्स या वो एक्सपेक्ट नहीं करते, पर बाकी सब्जेक्ट्स में जितना एक्सपेक्ट करते हैं उससे बहुत ज़्यादा टाइम्स ओपन बुक में हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि जहाँ ज़रूरत हो हमें वहाँ पे सेक्शन नंबर कोट करना है, केस लॉ कोट करना है। तो पढ़ते वक्त सेक्शन नंबर्स, केस लॉज, ये चीज़ों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देके पढ़ना है। हो सके तो कुछ सेक्शन नंबर्स लर्न ही करके रख लो। हाँ, भले ही ओपन बुक है, फिर भी लर्न ही करके रख लो। एग्जाम के टाइम पे आई कैन टेल यू ये छोटी-छोटी चीज़ें मिलके हमारा बहुत सारा टाइम सेव कर देती है। अब जैसे आईबीसी में बहुत सारे सेक्शन नंबर्स हैं, तो मेरे पास वो शीट तो थी ही सेक्शन नंबर्स की, पर फिर भी मैंने सारे सेक्शन नंबर्स लर्न करके रखे थे। राइट फ्रॉम सेक्शन 1 टू 54 तो मेरे बहुत अच्छे से लर्न थे।
और उसके बाद के भी कुछ मैंने, अब जैसे 55 से 58 फास्ट ट्रैक का है, तो ऐसे हेडिंग्स चैप्टर वाइज उतनी लर्न करके रखी थी, जहाँ जहाँ जरूरत था फिर वापस मैंने अंदर के भी किए थे। अब ये इसके वजह से नहीं कि सीआरआई में भी इंसॉल्वेंसी था, ऑब्वियसली मुझे वहाँ पर भी इस चीज़ का यूज़ हुआ, पर उस एग्जाम में मतलब सीआरआई के पेपर में उतने भी ज़्यादा हमसे सेक्शन नंबर एक्सपेक्ट नहीं करते, पर फिर भी मैंने लर्न करके रखे थे फॉर गेटिंग दैट एक्स्ट्रा एज ओवर अदर्स। तो मेरा पेपर बाकियों से अच्छा कैसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा। अब अगर आप आईबीसी मतलब इंसॉल्वेंसी लॉ एंड प्रैक्टिस आईएलपी वाला पेपर दे रहे हो, तो ये एक मिस्टेक है जो आप बिल्कुल मत करना, जो बहुत बड़ा ब्लंडर हो सकता है। मैंने एग्जाम हॉल में आईबीसी आईएलपी के पेपर में एक बच्चे को सीआरआई के मॉड्यूल से आंसर्स ढूंढते हुए देखा, एंड नॉट जस्ट फॉर सम टाइम, वो पूरे 3 घंटे उसी बुक में लगा रहा था, एंड गेस व्हाट, ही डिडंट क्लियर इट। एटलीस्ट उस अटेम्प्ट में तो उसने नहीं किया। तो आपको ऐसा लग सकता है कि यहाँ भी इंसॉल्वेंसी है, वहाँ भी इंसॉल्वेंसी है, तो जब मैं ग्रुप 2 के लिए सीआरआई पढ़ ही रहा हूँ तो वो सेम मेरा इसमें भी हो जाएगा, तो आप एक्स्ट्रा कुछ पढ़ा ही नहीं करोगे आईएलपी के लिए, ओपन बुक के लिए अलग से कुछ नहीं पढ़ना है, उसमें जो पढ़ा उसी से हो जाएगा। ऐसे नहीं होता है, ओपन बुक की तैयारी अलग से होती है, आपको उस बुक में वो टॉपिक कहाँ पर है पता चाहिए। आई अग्री कि प्रोविजन सेम है, पर कुछ केस लॉज है जो सीआरआई में है पर आईएलपी में नहीं है, कुछ केस लॉज है जो आईएलपी में है बट उसमें नहीं है। तो सीआरआई वाले आपने एक्स्ट्रा करके रखे तो प्रॉब्लम नहीं है, कभी कभी उससे भी क्वेश्चंस आते हैं, पर अगर आपने सिर्फ उस बुक से किया तो जो आईएलपी वाले एक्स्ट्रा थे तो आपके वो मिस हो जाएंगे ना। अलॉन्ग विद दोज केस लॉज कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो मैंने अदर टॉपिक करके लिखा था, मतलब कुछ वो टॉपिक्स है जो सेक्शन या रूल से नहीं होते, अलग ही कुछ करके, अलग जैसे कोड ऑफ कंडक्ट क्या है या आईपी ने क्या क्या मिस्टेक्स कमिट करी है वो है, तो ऐसे अलग ही टॉपिक्स है कुछ। तो हो सकता है कोई एक बुक में ना हो पर दूसरे बुक में हो, तो जिसकी पढ़ाई उसी के बुक से करनी है, राइट। अब अगर आप ओल्ड सिलेबस में एमसीएस की पढ़ाई कर रहे हो तो आप सारे मेजर केस लॉज तो देख के जाते हो, पर जो बीच में माइनर केस स्टडीज दी है आप उनको इग्नोर मत करना, वो भी अच्छे से करना। काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि उसमें से कुछ घुमा के क्वेश्चन पूछा है। और एमसीएस के लिए आप जो शुभम सुखलेचा सर की इंडेक्स वाली बुक है सारथी, उससे हो सके उतनी बार रिविजन्स करना। सर ने वो बुक सबके लिए अवेलेबल करी है, तो आप वो लो, और एक बार जब आपकी पढ़ाई हो गई तो उससे मल्टीपल टाइम्स रिविजन करनी है, इतनी बार कि आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको तुरंत, हाँ वो ये वाला था, उसमें ये वाली डायग्राम थी, वो ऐसे क्लिक होना चाहिए। एक बार अगर पढ़ लिए ना आप, एक चैप्टर 20 मिनट्स हाफ आवर में रिवाइज कर पाओगे। तो जितनी बार हो सके उतनी बार साथ से मल्टीपल रिविजन्स करनी है, ताकि वो पिक्टोग्राफिक मेमोरी हमारे दिमाग में सेट हो जाए, हाँ ये वाले केस की ये इमेज थी, इसकी ये थी। जितने हो सके उतनी बार रिविजन्स करके जानी है। नेक्स्ट टॉपिक, राइटिंग प्रैक्टिस। आई अग्री कि बाकी सब्जेक्ट्स में मेरी बहुत कम राइटिंग प्रैक्टिस हुई थी, पर ओपन बुक में मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। ओपन बुक के पेपर के लिए मैंने बहुत ज़्यादा राइटिंग प्रैक्टिस की थी, क्योंकि वो ज़रूरी है। हमने बचपन से ना कभी ओपन बुक के पेपर नहीं दिए, तो ये फर्स्ट टाइम है, तो ये तो आप बिना प्रैक्टिस किए जा ही नहीं सकते, बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाएगी। तो राइटिंग प्रैक्टिस करके जानी है, पहले के पेपर्स भी सॉल्व करने हैं, इससे आपको समझेगा, और फिर आप जब उसको चेक करोगे ना, इससे आपको समझेगा कि आपकी एग्जैक्टली मिस्टेक कहाँ हो रही है। कभी कभी हम इंट्रोडक्शन कंक्लूजन ही नहीं देते, हम डायरेक्टली पूरा आंसर लिख देते हैं, या फिर जो सजेस्टेड आंसर्स है उसमें कई बार कोई अलग से सेक्शन नंबर या केस लॉ कोड किया हुआ होता है, जो हमें लगता है कि इसके लिए तो ज़रूरी भी नहीं था, पर वो फिर भी करते हैं, क्योंकि ओपन बुक में वो हमसे कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेक्ट करते हैं। नॉर्मली हम बोलते हैं कि जितना रेलेवेंट है ना उतना लिखो, पर ओपन बुक के एग्जाम्स में जितना रेलेवेंट है उतना लिख के उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा लिखना पड़ता है। तो ये सब आप जब राइटिंग प्रैक्टिस करोगे, फिर वो सजेस्टेड आंसर से चेक करोगे, उससे आपको समझेगा, इससे आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, क्योंकि ओपन बुक में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर स्पीड होता है। आपने कितनी भी पढ़ाई करी हो, पर अगर आप उतना फास्ट नहीं लिख पाए, पेपर कंप्लीट नहीं कर पाए, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि इसमें वैसे भी मार्क्स थोड़े काट काट कर ही देते हैं, तो पेपर तो कंप्लीट होना ही चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक, प्रेजेंटेशन। तो ऑब्वियसली सारे पेपर्स में प्रेजेंटेशन का इम्पोर्टेंस है, पर ओपन बुक में तो ये और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें दे नो कि हमने कुछ लर्न नहीं करके रखा है, दे अज्यूम इट। तो हमसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि जो पूछा है हम वो सही से ढूंढ पाए और अच्छे से लिख पाए और विद इन टाइम लिख पाए।
तो कौन सा टॉपिक कहाँ है वो पता होना, वो अच्छे से पेपर पे प्रेजेंट कर पाना और टाइमली पेपर कंप्लीट कर पाना, ये तीनों फैक्टर्स उतने ही इम्पोर्टेंट है। तो बस सही लिखना इम्पोर्टेंट नहीं है, वो सही जो आप लिख रहे हो वो अच्छे से लिखना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो प्रेजेंटेशन अच्छे से करो, हैंड राइटिंग आपकी रीडेबल होनी चाहिए, थोड़ा सा खुला खुला लिखिए। फिर सपोज जो मार्जिन है उसमें मैंने पॉइंट 1 2 3 4 लिखा है, तो उसमें अगर कोई सब पॉइंट्स है तो मैं उसी के नीचे नहीं लिखूंगी, वो मैं थोड़े आगे लिखूंगी, आगे वाले लाइन में। फिर अगर उसमें भी किसी में कोई सब पॉइंट है तो उसके आगे लिखूंगी, तो इसे प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा दिख के आता है। नेक्स्ट पॉइंट, डोंट जस्ट कॉपी फ्रॉम द बुक। बहुत लोगों का ये प्रॉब्लम होता है कि ओपन बुक के भरोसे जाते हैं, बुक खोल के लिख देंगे, फिर ऑन टाइम ढूंढो ढूंढो, फिर देख के लिखो। इतना टाइम चला जाता है ना देख के लिखने में कि हमारा पेपर ही कंप्लीट नहीं हो पाता। और मैं बार बार वही बोल रही हूँ कि ये पेपर में, ये एग्जाम में पेपर कंप्लीट होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप 100 मार्क्स का पेपर लिख के ही आना चाहिए। तो इसलिए हमें पहले पढ़ाई करनी है ताकि हमें ऑन टाइम बस देख के लिखने की ज़रूरत ना पड़े। एक बार हमने देख लिया, हाँ वी नो, तो एक पॉइंट देखा तो उसको मन से लिख दिया, एक पॉइंट देखा उसको मन से लिख दिया। हम जब ये कर पाएंगे ना तो हमारा पेपर कंप्लीट हो पाएगा, और फिर एग्जामिनर को भी लगेगा कि हाँ इसने पढ़ा है, मतलब क्योंकि डायरेक्टली एज इट इज छाप नहीं रहे हम जो बुक में है वो, हम थोड़े अपने वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं। तो जब अपना सेंटेंस फॉर्मेशन होता है ना तो उससे समझता है कि हाँ भाई बंदे ने पढ़ाई करी है। लास्टली, नो दैट इट्स स्टिल अनसर्टेन। आई नो आपने बहुत पढ़ाई करी है, आपके पास पूरी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, आपने मल्टीपल रिविजन्स किए हैं, आपको पता है बुक में क्या है कहाँ है, आपने सेक्शन नंबर्स केस लॉज अच्छे से किए थे, आपने सब किया था, फिर भी इट इज़ स्टिल अनसर्टेन। क्योंकि ओपन बुक एग्जाम है, यू कांट इवन प्रेडिक्ट कि पूरा 100 मार्क्स का बुक से आएगा या पूरा 100 मार्क्स का बुक के बाहर से आ जाएगा, यू डोंट नो। तो ये सिचुएशन के लिए हमें पहली बात तो माइंडसेट प्रिपेयर करके जाना है, भाई कुछ भी हो सकता है। और मोस्टली ना ऐसा एमसीएस में होता है, तो अभी मैं एमसीएस के पेपर देने ही इसी माइंडसेट से गई थी कि भाई कुछ भी आ सकता है, अपन तैयारी करके जा रहे हैं पूरी। तो पूरी 2 बड़ी बैग्स लेके मैं बुक्स लेके गई थी, सारे प्रोफेशनल की मॉड्यूल्स, सारे एग्जीक्यूटिव की मॉड्यूल्स, और 2 तो मैं सीए फाइनल की भी लेके गई थी जो मुझे रेलिवेंट लगी थी। तो बहुत सारी बुक्स लेके गई, पूरा माइंडसेट प्रिपेयर करके गई। हाथ में पेपर आया, पहला क्वेश्चन दिखा, कुछ तो प्रैक्टिकल टैक्स रिलेटेड, दूसरा देख रही वो भी कुछ ऐसा दिख रहा है, पूरी क्लास एक दूसरे के पास देख रही, समझ नहीं आ रहा वो कह रहा है, पर पता है उसने भी हाँ ठीक है कर लूंगी, मैंने यहाँ तक सोच लिया। फिर अचानक से कोई बोला कि हमारा पेपर ही नहीं है, वो शायद एग्जीक्यूटिव का हमको आ गया था, ऐसे कुछ हुआ। लाइक वो टाइम पे जब बच्चे इतने पैनिक हो रहे थे, ठीक है मैं भी हुई, पर फिर भी बैक ऑफ द माइंड मेरे चल रहा था हाँ ठीक है ये भी कर लेंगे, मैं इतनी ज़्यादा तैयारी करके गई थी। तो आप इस लेवल की तैयारी करके जाओ, इस लेवल का माइंडसेट, हाँ ठीक है कुछ भी हो सकता है, पर जो भी आया वो सबके लिए आ रहा है, जैसा भी पेपर है मैं उसमें पास होने वाली हूँ, ये माइंडसेट लेके जाओ, जो बहुत ज़्यादा जरूरी है, जो मेरा पिछली बार नहीं था। तो जब एमसीएस का काफ़ी पेपर बाहर से आ गया, मैं उसमें इतना पैनिक हो गई, घर पे आके जब ठीक है वो मैंने जैसे तैसे लिखा, पर घर पे आके मैं उसका इतना लोड ले लिया मैंने कि आगे के पेपर की मैं कुछ पढ़ाई नहीं कर पाई थी, तो मेरा ड्राफ्टिंग का बहुत ये हो गया था उसकी वजह से प्रॉब्लम। तो माइंडसेट प्रिपेयर करके जाओ, बहुत सारी बुक्स, आपको सारे एग्जीक्यूटिव की मॉड्यूल्स, प्रोफेशनल की मॉड्यूल्स, लगा तो 1 2 सीए की मॉड्यूल्स लेके जाओ। प्रॉब्लम कुछ नहीं ना एक्स्ट्रा कैरी करने में, हमें रिस्क क्यों लेनी है, कोई इरेलीवेंट लग रही है ना वो भी लेके जाओ, कुछ प्रॉब्लम नहीं ना एक्स्ट्रा कैरी करने में, सब लेके जाओ, क्योंकि पता नहीं क्या कहाँ से आ जाएगा, हम सब लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो बस ये थी वो सारी चीज़ें जो मैंने की, जो अगर आपने भी की तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप भी ओपन बुक एग्जाम क्लियर कर लोगे। आई होप मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए, पर इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताओ इस वीडियो के नीचे, तो मैं आंसर कर दूंगी। ऑल द वेरी बेस्ट, हैप्पी स्टडीज।